एंड्रॉइड स्केल में किस टाइप के एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं, वो आइए हम ओवरव्यू लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु स्टार्ट्स कमर्शियल एक्टिविटी बेस्ड ऑन हिज यूनिक आइडिया दैट ट्राइज टू सॉल्व प्रॉब्लम अराउंड इट। इसका क्या हो गया, इसका आंसर कि क्या है, एक इंसान है जो भी है, एक कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जिसमें उसमें उसने अपनी कुछ थॉट्स को, जो उसका थॉट्स था उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और क्या कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट, उसका सॉल्यूशन भी है, जो डे टू डे लाइफ में सोसाइटी की नीड्स है, उस रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है अपनी उस एक्टिविटी से। तो वो कौन सा ऐसा पर्सन है, क्या वो शॉपकीपर है, तो नहीं, क्या वो बिजनेसमैन है, नहीं। इसके लिए हमने क्या टर्म देखा था, वो होगा आपका ऑन्टरप्रेन्योर। ऑन्टरप्रेन्योर में क्या होती है कि एक आइडिया, उसके बिहाइंड में क्या वर्क करता है, एक आइडिया वर्क करता है, जिसके थ्रू वो एक किसी भी प्रॉब्लम को, वो जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं या जो हमें प्रॉब्लम है, उसका एक सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है। राणा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राणा बाइज गुड इन बल्क एंड देन सेल्स देम विद अ प्रॉफिट मार्जिन। तो क्या कर रहा है, ये बल्क अमाउंट में ले रहा है और उसको प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेच रहा है, इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है इसका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिस्क फैक्टर जहाँ पे भी आता है वो एंटरप्रेन्योर बेयर करता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि बल्क अमाउंट में परचेज करके उसको सेल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बिजनेसमैन, स्टेब्लिश्ड है ये। Second question, Tyra found out the climate in their area is suitable for producing various type of hybrid mushrooms. Hybrid mushroom के लिए वो देख रही है कि suitable है। She developed an idea for preserving mushroom surplus which is otherwise wastage. Now she sells preserved mushroom of various varieties and is able to meet the needs of all hotels in her state. जितने भी स्टेट्स में, अपने स्टेट में वो सप्लाई कर रही है। तो ये यहाँ पे क्या है, वो प्रिजर्व कर रही है मशरूम को, और फिर प्रिजर्व करके दूसरे मौसम में बाकी स्टेट्स में दूसरे होटल्स को भी प्रोवाइड करवा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंटरप्रेन्योर, ठीक है। वो क्या किसी ब्रांड के साथ तो डील नहीं कर रही ना, हाइब्रिड मशरूम्स की उसने क्या करा, हाइब्रिड मशरूम्स की वो एक सोच रही है कि कॉन्सेप्ट है कि शायद ये मे बी सक्सेसफुल भी हो सकता है और नहीं भी सक्सेसफुल हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या है, तायरा इज एन entrepreneur. An entrepreneurial venture in initial phase of development is called a startup. ये चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, एक एंटरप्रेन्योर का स्टार्टअप का जो फेज, इनिशियल का जो फेज होता है वो स्टार्टअप कहलाता है आपका। A dash is a physical tangible product at the center of an economy activity. तो a good मतलब क्या होता है, सामान, सर जो हम गुड्स बोलते हैं। तो एक गुड्स इज अ फिजिकल टेंजेबल प्रोडक्ट एट द सेंटर ऑफ एन इकोनॉमिक। परचेज नहीं होगा, सर्विस भी नहीं होगा। आप एमसी ये ऑप्शंस के थ्रू भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस को रखिए और उसके बाद आप इस चीज़ को भी रियलाइज करेंगे कि आपका क्या होगा। अ गुड्स इज अ फिजिकल टेंजेबल प्रोडक्ट एट द सेंटर ऑफ एन इकोनॉमी एक्टिविटी। A dash is an intangible experience extended to a customer to provide a solution of a need or issues. तो ये क्या होता है, intangible experience extended to a customer to provide a solution। एक solution customer के पास जाके उसके क्या करता है, उसके पास एक्सपीरियंस है और वो अपनी सर्विसेज को देता है, अपने जो भी अपनी क्वालिटीज़ है, अपने जो एक्सपीरियंस उसने गेन करा है उस चीज़ को वो कहाँ तक देता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कस्टमर को उसका। तो वो क्या होगा, एक सर्विसमैन, एक सर्विस होगा। तो ये यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, सर्विस। ए एंड कुछ भी हो सकता है। डैश एक्टिविटी इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम गुड्स और प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज लीडिंग टू ए कमर्शियल एक्टिविटी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इकोनॉमी। एंड इकोनॉमी एक्टिविटी इज ए प्रोसेस दैट लीड्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम गुड्स और प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज लीडिंग टू ए कमर्शियल एक्टिविटी। ओके, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज द एम ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो प्रॉफिट भी हम तो यही मान के कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना भाई कि हमें प्रॉफिट हो। हम तो ऐसा थोड़े ना मान के स्टार्ट करेंगे कि हमें उसमें प्रॉफिट नहीं हो, मेरा बिजनेस डूब जाए, मैं लॉस में चली जाऊँ। ऐसा तो नहीं होता किसी भी एंटरप्रेन्योर का एम। उसका एम क्या होता है कि प्रॉफिट भी गेन करे और साथ में वो कस्टमर्स के जो सोसाइटी में जो नीड है उसको भी, उसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करे। तो सॉल्व
कस्टमर्स नीड इनोवेटली। इनोवेटली मीन्स कि मतलब कुछ नया करके, कुछ नया इनोवेट करके। तो यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू हमारा ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, state whether the person engaged in the activity mentioned below is an entrepreneur or an employee. तो राहुल starts a shop to sell chaat and special pani puri. He is an entrepreneur. क्या हो जाएगा, वो पानी पूरी बेच रहा है तो ही इज एंटरप्रेन्योर। साहिद बिकम्स द मैनेजर ऑफ ए डीलरशिप सेलिंग फूड प्रोडक्ट्स। डीलर है ये, तो ये क्या हो जाएगा, बिजनेसमैन। रितु लिव्स द इकोनॉमी कंपनी सी वर्क फॉर एंड स्टार्ट्स कैटरिंग फूड फॉर मैरिज प्रोग्राम। लीव्स द कंपनी, उसने कंपनी को छोड़ दिया। एंड सी वर्क फॉर द स्टार्ट्स कैटरिंग फूड फॉर मैरिज प्रोग्राम, के लिए वो कैटरिंग स्टार्ट कर दी। तो वो क्या है, सी इज एन एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे ऐसे आप चीज़ों को, एंटरप्रेन्योर होगा, बिजनेसमैन होगा, सर्विसमैन होगा, यही होगा, एम्प्लॉय हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस को देख के करना है। इसका अपना शॉप है, छोटा सा शॉप है, इसने स्टार्ट करा है तो एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। ये क्या है, मैनेजर है, डीलरशिप सेलिंग फूड प्रोडक्ट्स, तो ये क्या हो जाएगा, साहिद बिकम्स द मैनेजर ऑफ ए डीलरशिप सेलिंग फूड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये बिजनेसमैन भी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, उसने कंपनी को छोड़ दिया है और वो खुद का स्टार्ट कर रहा है तो एंटरप्रेन्योर। इस तरीके से बहुत डिटेल में समझा रही हूँ मैं आपको। द इंटरप्राइज दैट प्रोड्यूस देयर ओन प्रोडक्ट बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक डिजाइन आर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या होगा यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग ओन प्रोडक्ट है, अपना प्रोडक्ट बना रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द इंटरप्राइजेज दैट सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइंट्स बाय यूजिंग ए स्पेसिफिक स्किल्स आर सर्विस कंपनीज, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। जैसे हमारा इलेक्ट्रीशियन करता है, हम प्लम्बर्स को बुलाते हैं, इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, तो वो हमें क्या करता है, सर्विस ही तो अपनी प्रोवाइड करवा रहा है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, सर्विस। The enterprises that buy manufactured goods and sell them further are ट्रेडिंग कंपनीज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को खरीद के और उसको बेच रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है। द इंटरप्राइजेज दैट यूज टेक्नोलॉजी अलोंग विद मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर हाइब्रिड कंपनीज हो जाएगा। यहाँ पे कैसे होगा कि टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है उसमें टेक्नोलॉजी, इन दोनों को मिलाया उसने, तो वो हाइब्रिड मीन्स दो टेक्नोलॉजीज को वो मिक्स करके और कर रहे हैं। The enterprises that provide technology based on solution to various needs of people are, कौन सा कंपनी हो गया बताइए आप। The enterprises that provide टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, टेक्नोलॉजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। दिस एंटरप्राइजेज मेनली फोकस ऑन लोकल मार्केट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों हो सकता है, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल। तो अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपका दोनों करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे अगर आप ए और सी सॉरी बोथ का ऑप्शन नहीं है तो आप ए भी टिक कर सकते हैं, सी भी टिक कर सकते हैं, डजेंट मैटर। दिस एंटरप्राइजेज फोकस ऑन इंटरनेशनल मार्केट्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लार्ज स्केल इंटरप्राइजेज भी आपका इंटरनेशनल मार्केट्स को फोकस करती हैं, एंड इनोवेशन ड्राइवन इंटरप्राइजेज भी आपका ये क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट्स को फोकस करता है। दिस इंटरप्राइजेज रिक्वायर बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी एंड डी, अगेन बोथ बी एंड डी आर करेक्ट, सो यू कैन चूज एनी वन। स्टेट द टाइप ऑफ बिजनेस, पी फॉर प्रोडक्ट, सर्विस और हाइब्रिड जो भी है। अरुण बेकरी विच मेक्स एंड सेल्स ब्रेड टू पीपल, अगर क्या कर रहे हैं कि बेकरी में है जो कि बना रहा है और बेच रहा है, तो वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है ना। राम्स रिपेयर शॉप विच रिपेयर मोटरसाइकिल, तो ये क्या कर रहा है, सर्विस करता है, मोटरसाइकिल रिपेयर कर रहा है तो ये सर्विस हो गया। हरी हेयर सैलून वेयर ही कट्स हेयर फॉर वुमेन एंड मैन, तो ये भी अपना एक सर्विस दे रहा है, बालों को कट कर रहा है तो वो सर्विस हो गया एच, तो आपका यहाँ पे सर्विस हो जाएगा। आइसक्रीम सेलर क्या है भाई, आइसक्रीम बेच रहा है, प्रोडक्ट,
रेस्टोरेंट कैफेटेरिया ऑनर, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका, एच फॉर हाइब्रिड क्यों होगा भाई बताओ, कार ड्राइव इन स्कूल ऑनर, तो ये सर्विस है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में आप स्टे भी कर सकते हो, खाना भी खा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको सर्विसेज दे सकता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स क्या, हम दो टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम किसी एक के साथ फिक्स्ड नहीं है, हम यहाँ पे हमको दो से ज़्यादा फीचर्स मिल रहा है, तो ये हो गया आपका हाइब्रिड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तो आई थिंक ये सब मोर देन एनफ है, इतना आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया तो काफ़ी है, आपका एग्जाम बहुत ईजिली टर्म PT2 क्या टर्म 2 भी आराम से निकल जाएगा। ये क्लास 9th एंड क्लास 10th बोथ सिलेबस कॉमन है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर IT 402, ये दोनों के लिए आपका कॉमन सिलेबस है। तो आज के लिए बस इतना ही सकते हैं। काफ़ी ग्रीन स्किल काफ़ी इजी चैप्टर है, मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। इससे रिलेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। आइए MCQ कुछ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इज हेवली प्रमोटिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स बाय इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल पीपल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर प्रमोटिंग दिस, क्या रीजन हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिड्यूस द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिड्यूस द यूज ऑफ, मतलब इसके पीछे का बिहाइंड मेन मोटो क्या है आपका, रिड्यूस करना नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनको रिड्यूस करना, उसकी यूज को। ठीक है, एक्सप्लेन 4Rs में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, एंड चौथा है आपका रिफ्यूज। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है फिर थर्ड क्वेश्चन, अ डैश इज एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज कंपेटेबल विद द नेचुरल एनवायरनमेंट व्हाइल कंसिडरिंग सोशल इशूज। तो ग्रीन इकोनॉमी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी दैट इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज कंपेटेबल विद, ओके। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ रीयूजिंग, यूजिंग एन ओल्ड सोप कैन एज अ पेंसिल स्टैंड। चारों ऑप्शंस को रीड करने के बाद ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब्स ए ग्रीन इकोनॉमिक करेक्टली। यहाँ पे यूजेस मोर रिसोर्सेज की जगह इस ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वेस्ट लेस आइटम। यहाँ पे ऑप्शन सी ज़्यादा आपका करेक्ट होगा, तो इस ऑप्शन सी को सेलेक्ट करेंगे। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो ये क्या है, रेजिंग ऑफ ओशन लेवल भी है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स भी है, सिंकिंग ऑफ आइलैंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्मार्टफोन, लैपटॉप, मॉनिटर्स, माउसेज आर कलेक्टिवली कॉल्ड, क्या कहलाता है, ई वेस्ट। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। एंड नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन स्किल। ये ग्रीन स्किल क्या है, तो इसका ऑप्शन, चारों ऑप्शंस को रीड करने के बाद ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, प्रमोटिंग नॉन वेजिटेरियन डाइट्स फॉर इंक्रीज्ड प्रोटीन। तो ये आपका ऑप्शन, आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, नॉट यहाँ पे है मेंशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन स्किल। तो ये सेम क्वेश्चन था, प्रमोटिंग नॉन वेजिटेरियन, ये मैंने कर दिया। वाई आर फॉसिल फ्यूल कंसिडर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो दे, इसका ऑप्शन क्या होगा, सारे ऑप्शंस को रीड करने के बाद आप खुद भी इस चीज़ को, ये तो काफ़ी ईजी है, ये सब जितना भी आपने देखा ये काफ़ी आपको ईजी लग रहा होगा। दे फॉर्म ओवर मेनी मिलियंस ऑफ ईयर, ओके। एंड नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब्स अ ग्रीन इकोनॉमी करेक्टली। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, वेस्ट लेस आइटम। इसके बाद आपको सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, क्लीन एयर और एनर्जी रिसोर्सेज कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक एक लाइन का टर्म्स है। जो मेरे ग्रीन स्किल का वीडियो है उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो काफ़ी वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये था कुछ ग्रीन स्किल के क्वेश्चंस क्लास 9th और क्लास 10th के लिए कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो आई थिंक आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं PT2 एग्ज़ाम के लिए जो हमारा सिलेबस है, एंटरप्रेन्योर स्किल, ग्रीन स्किल और DBMS। इससे कुछ किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये हमारा टर्म 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले मैं DBMS से स्टार्ट करती हूँ।
इसमें एक टर्म आता है टेबल। टेबल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ये क्या कहलाता है? आपका टेबल कहलाता है। तो हम डीबीएमएस में भी टेबल में डेटा को डील कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ टेबल। जितने भी डेटा होता है हमारा, वो टेबल के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ताकि उसको एज पर रिक्वायरमेंट हम रिट्रीव कर पाए इजिली। इसके बाद एक टर्म आता है कॉलम्स। कॉलम्स क्या होता है? अ कॉलम इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ अ पार्टिकुलर सिंपल टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। इट मीन्स का आप दूसरे टर्म में इसे कह सकते हैं कि ऑल वर्टिकल लाइंस ऑफ अ टेबल आर कॉल्ड कॉलम्स। लेकिन कॉलम तो नाम हम एक्सेल में जानते थे, इसका डीबीएमएस के टर्म में इसे हम फील्ड कहेंगे, या फिर सेम जो कॉलम हमारा एक्सेल में था वो डीबीएमएस में क्या कहलाता है? फील्ड कहलाएगा या फिर एट्रीब्यूट कहलाएगा। क्लियर? एंड नाउ एक डिग्री क्या होती है भाई? तो किसी भी टेबल में कितने कॉलम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो आपका डिग्री कहलाता है। कार्डिनलिटी क्या कहलाता है? कार्डिनलिटी कहलाता है टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। किसी भी टेबल में जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं वो आपका कार्डिनलिटी कहलाता है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे कॉलम्स को फील्ड कह रहे थे, तो रोज को हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स कहते हैं। ऑल हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ अ टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड, और टपल या फिर रोज भी आप कह सकते हैं। अब इसके बाद एक जो हमारा है पॉइंट, प्राइमरी की क्या होता है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। प्राइमरी की को देखिए कैसे समझाती है, एक टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करती है आपको। ये टेबल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका रोल है, नेम है, एड्रेस है और आधार है। चार फील्ड है और 3 रिकॉर्ड है। इस टेबल में 3 रिकॉर्ड है और 4 फील्ड है। तो इस टेबल की डिग्री क्या हो गई आपकी? 4, और कार्डिनलिटी क्या हो गई? 3। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी की क्या होता है? किसी भी टेबल में वो फील्ड जिसकी वैल्यू यूनिक होती है, इट मीन्स कि रिपीट नहीं होती, किसी दूसरे को वो वैल्यू अलॉट नहीं होती, तो वो यूनिक वैल्यू कहलाता है। तो इट मीन्स कि प्राइमरी की का मतलब है कि हम उस वैल्यू को यूनिक क्यों रखते हैं? क्योंकि उसके बेस पे हम रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर पाए। अगर ये तो आपका सिंपल सा टेबल है, अगर मान लो इसमें 1000 रिकॉर्ड्स होता तो वहाँ पे हमें रिकॉर्ड फाइंड करने में प्राइमरी की आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि सबको एक यूनिक वैल्यू अलॉट होती है, और उस यूनिक वैल्यू के बेस पे हम किसी भी रिकॉर्ड को ट्रेस कर सकते हैं। अब ये बात हो गई। अब प्राइमरी की आई थिंक आपको समझ में आ गई कि यूनिक वैल्यू होना चाहिए, किसी भी फील्ड में यूनिक वैल्यू होल्ड करना चाहिए। और दूसरी बात ये है प्राइमरी की के साथ कि प्राइमरी की हमेशा किसी ना किसी वैल्यू को जरूर, मतलब उसमें कोई ना कोई वैल्यू असाइंड जरूर होगी। वो फील्ड, वो कॉलम ब्लैंक नहीं रह सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें हम कोई भी एंट्री ना दें और नीचे में हम एंट्री कर दें। ये मतलब आपका जो भी फील्ड प्राइमरी की होगा, वो क्या होगा? वो नॉट नल। नल का मतलब होता है ब्लैंक, हम नहीं रख सकते उस फील्ड को। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट है कि किसी भी टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकता है। जैसे जंगल का राजा, एक ही जंगल में एक ही राजा हो सकता है, उसी तरीके से आपका एक फील्ड में, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है। अगर इसमें मान लो कि आपका पॉइंट ये हो सकता है कि मान लीजिए इस फील्ड टेबल में एक कॉलम आधार का भी हो सकता है मे बी, तो आधार नंबर भी किसी पर्सन का क्या होता है? यूनिक होता है। तो इसमें भी वो प्राइमरी की बनने की क्वालिटी होती है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि हम किसे प्राइमरी की माने, रोल को माने या आधार को माने? तो यहाँ पे आपका आंसर ये होगा कि आप किसी रोल को भी मान सकते हैं, आधार को भी, लेकिन किसी एक समय में किसी एक फील्ड को ही आपको प्राइमरी की मानना होगा। या तो आप आधार को मान ले या फिर आप रोल को मान ले। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 2 फील्ड है जो कि प्राइमरी की बन सकता है, लेकिन एट अ टाइम हम किसी एक को ही बना सकते हैं, तो दूसरे को हम अल्टरनेट की बना देंगे। ये सब चीज़ें, अल्टरनेट की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। टर्म 2 सिलेबस में हम इस चीज़ को और भी डिटेल से समझेंगे। ओके, नाउ अब एग्जांपल ऑफ डीबी में सॉफ्टवेयर क्या है? जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेस देखते हैं, वो हमारा डीबीएमएस का एग्जांपल है। ओपन ऑफिस में आपने बेस देखा होगा, तो वो आपका डेटाबेस, तो वो क्या है? आपका डीबीएमएस का एग्जांपल है। माई SQL क्या है? ये भी आपका डीबीएमएस का एग्जांपल है।
एंड नाउ कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है, जब हम एक से ज़्यादा फील्ड को मिला के उसको प्राइमरी की बना देते हैं, तो वहाँ पे वो और अगर एक से ज़्यादा फील्ड आपका यूनिक वैल्यू को जनरेट कर रहा है, तो उसे भी हम एज अ प्राइमरी की बना सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका कंपोजिट प्राइमरी की। ओके, एंड नाउ रिलेशनल डेटाबेस मैन, RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, R फॉर रिलेशनल, D फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, ये सब आपका एडवांटेजेस में है। DBMS रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी, इसका कहने का मतलब है डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट डेटा। हम DBMS का जो भी सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेस है, डेटाबेस है, डीबेस है या फिर माई SQL है, इसमें अगर हम प्राइमरी की टेबल में यूज़ कर रहे हैं तो उस टेबल में हम डुप्लीकेट डेटा की एंट्री नहीं कर सकते हैं। वो क्या करता है, कॉन्स्टेंट, वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। अगर हमने किसी टेबल में प्राइमरी की को अनाउंस किया हुआ है, प्राइमरी की जनरेट किया हुआ है, तो उस टेबल में डुप्लीकेट डेटा की एंट्री अलाउड नहीं होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, डुप्लीकेट डेटा को हम डालने से बचते हैं, तो इससे हमारा मेमोरी स्पेस बचता है, सिस्टम आपका फास्ट रहता है प्रोसेसिंग उसकी। तो इस तरीके से ये एक पॉजिटिव फीचर हुआ DBMS का। इसी तरीके से डेटा इनकन्सिस्टेंसी का क्या मतलब होता है, इनकन्सिस्टेंसी का मतलब होता है मिसमैच डेटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ डेटा DBMS में ये भी चीज़ चेक होती है। अगर यहाँ पे सेंट्रलाइज सर्वर की वजह से डेटा एक सर्वर में सेव होता है और जो भी अपडेशन डिलीशन है उसी सर्वर में होता है, और जो भी क्लाइंट्स हैं, बाकी फर्दर जितने भी डिपार्टमेंट्स उस डेटा सर्वर से जो डेटा फेच करती है, तो उनको हमेशा अपडेटेड डेटा ही मिलता है। तो इस तरीके से DBMS का ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि ये डेटा इनकन्सिस्टेंसी को चेक करता है। ओके, प्राइमरी की मैंने समझा दिया है। अब देखिए क्या है डिफरेंस बिटवीन चर एंड वर्चर। ये क्या है, एक डेटा टाइप है। चर क्या है, डेटा टाइप, कैरेक्टर, और ये वेरिएबल कैरेक्टर इसे कहते हैं। इसका बेसिक डिफरेंस मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट कर दिया है आपको। यहाँ पे सिर्फ इतना मैं बता देती हूँ, चूँकि हमारे पास टाइम कम है। चर में क्या होता है कि फिक्स्ड लेंथ होता है। अगर हमने यहाँ पे साइज 10 फिक्स्ड कर दिया, तो इट मीन्स कि 10 मेमोरी ब्लॉक्स उस फील्ड के लिए एलोकेट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हमने वर्चर 10 कर दिया, तो इसका भी मतलब है कि ये भी वर्चर भी आपका 10 मेमोरी ब्लॉक्स उस फील्ड के लिए एलोकेट कर देगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि जितना भी अनयूज्ड मेमोरी ब्लॉक्स है उसको ये फ्री नहीं करता है, लेकिन वर्चर क्या करता है, अनयूज्ड मेमोरी ब्लॉक्स को फ्री कर देता है। ठीक है, मेन डिफरेंस आपका यही है। और बाकी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपके सुविधा के लिए लिख दिया है। आपके गूगल क्लासरूम में भी मैंने ये सबमिट कर दिया, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब सवाल है कि इसमें किस टाइप की क्वेरीज आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। DBMS में जो क्वेरीज आती है आपकी किस टाइप की आती है। तो इस टाइप एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि क्रिएट ए टेबल, यहाँ पे पर्सन नाम का एक टेबल बनाना है जिसमें कि ये फील्ड है और इसका ये डेटा टाइप है, ये सेकेंड फील्ड है और इसका ये डेटा टाइप है, ये थर्ड फील्ड है और इसका ये डेटा टाइप है, ये फोर्थ फील्ड है और इसका ये डेटा टाइप है। आपको एक टेबल क्रिएट करना होगा इस टाइप का। तो इसके लिए हम सिंटेक्स क्या यूज़ करते हैं, क्रिएट टेबल, यहाँ पे हमने टेबल का नाम लिख दिया और यहाँ पे जो फर्स्ट फील्ड था, फर्स्ट फील्ड लिखा, उसको एज इट इज आप इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दीजिए। ध्यान क्या रखना है आपको कि हर फील्ड के बाद में आप कॉमा, एंड में आप कॉमा लगाएंगे, लेकिन ये हमारा लास्ट फील्ड है ईमेल वाला, तो इसमें हम कॉमा नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे हमने ब्रैकेट स्टार्ट करा तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर पैरेंथेसिस से इसको क्लोज कर देंगे। पैरेंथेसिस का मतलब है कि वी आर टर्मिनेटिंग द कमांड फॉर एग्जीक्यूशन, हम एग्जीक्यूशन के लिए उस कमांड को टर्मिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है ID इंट लिखा हमने, इंट का मतलब होता है इंटीजर। लास्ट नेम, तो लास्ट नेम में हम हम किसी फील्ड का नाम स्पेस दे के नहीं रख सकते, तो बीच में हमें अंडरस्कोर लगाना होगा, या तो फिर आप इस चीज़ को कंबाइन कर दो, तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे वर्चर है, तो वर्चर में हमें साइज देना होगा, वर्चर में कि कितने मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट करना है, उस फील्ड के लिए कितने मेमोरी ब्लॉक्स स्पेसेस देना है। तो यहाँ पे 20, 10 कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल लेंथ है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है।
तो यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके ना, तो ये हो गया आपका टेबल क्रिएट करने का कमांड। यहाँ पे अब एक दूसरे टाइप की क्वेरी क्या आ सकती है, इंसर्ट टू रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल पर्सन। अगर हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ये रिकॉर्ड आपको उस टेबल में डालना है, तो उसकी क्वेरी कैसे होती है, ये कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू क्या होता है, कमांड है, उसके बाद ये टेबल का नाम है, ये पर्सन टेबल है, यहाँ से टेबल का नाम आप कॉपी कर सकते हैं। टेबल का नाम लिखा, और जो फील्ड है हमारा, पहला फील्ड क्या था, आईडी, यहाँ पे देखिए आईडी था तो आईडी लिख दिया। जितने भी फील्ड हैं, दूसरा फील्ड लास्ट नेम, तीसरा फील्ड फर्स्ट नेम, चौथा फील्ड ईमेल, तो ये हमने एज इट इज कॉमा कॉमा करके लिखा है, ताकि ये पहला फील्ड हो गया, कॉमा के बाद दूसरा फील्ड हुआ, फिर कॉमा लगा दिया, इट मीन्स कि ये अब तीसरा फील्ड स्टार्ट होगा, फिर से कॉमा लगाया, चौथा फील्ड, ये चौथा फील्ड है मेरा। लेकिन अब इसके बाद कोई भी फील्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, लास्ट फील्ड के बाद में कॉमा नहीं लगाते हैं। और फिर ये ब्रैकेट हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये ब्रैकेट ओपनिंग है, तो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट जरूर होगा, यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे, वैल्यूज़, और वैल्यूज़ लिखने के बाद एज इट इज इसको कॉपी कीजिए, या देख देख के जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वैसे इसको लिख देना है। और क्या करना है, यहाँ पे दो रिकॉर्ड है, तो पहले रिकॉर्ड के बाद कॉमा लगाएंगे, इट मीन्स कि कंटिन्यूड, ये ठीक है, इट मीन्स कि ये कंटिन्यू हो रहा है। और फिर ये दूसरा रिकॉर्ड के बाद हम प्रोग्राम कमांड को टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। हर हर जितना भी कमांड आप लिखेंगे उसके लास्ट में आपको सेमीकोलन टर्मिनेट होने के लिए लगाना पड़ता है, ताकि वो एग्जीक्यूट हो पाए कमांड। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल। किसी भी टेबल को के सारे रिकॉर्ड्स को दिखलाने के लिए कौन सा कमांड होता है, सेलेक्ट ए स्टार फ्रॉम, ये कीवर्ड है सेलेक्ट ए स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे हम टेबल का नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से जितना भी रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड को फेच करके आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यही है, ये सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब अगर आ गया कि किसी रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या क्वेरी होगी, कैसे लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम, ये कीवर्ड आपको लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पे हम पर्सन है, अगर मान लो टेबल का नाम स्टूडेंट होता तो हम पर्सन ना लिख के हम स्टूडेंट लिखते। ठीक है, ये पर्सन से कंफ्यूज मत होइएगा, कीवर्ड आपका डिलीट फ्रॉम है। फिर टेबल का नाम लिखते हैं, वेयर मीन्स कि जहाँ, जिसका की आईडी, मतलब जो भी प्राइमरी फील्ड है, प्राइमरी की है, उसकी वैल्यू क्या है, उस कॉलम उस रिकॉर्ड की आईडी क्या है, मतलब उस प्राइमरी की में कौन सी वैल्यू है। तो जिसका रोल नंबर 10 है उस पर्सन को डिलीट कर दो, तो रोल नंबर 10 पे जो भी पर्सन होगा वो रिकॉर्ड आपका उस टेबल से डिलीट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, अपडेट करो, वैल्यू को अपडेट करो। अपडेट करो इन द सेंस कि अगर मान लो किसी का नाम यहाँ पे इस टेबल में जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करा, जस्ट फॉर इमेजिन यहाँ रंजीत है, तो हमें इसके नाम को मान लो बाय मिस्टेक हमने टाइपिंग मिस्टेक करा और रंजीत हमने गलती से लिख दिया, तो अब हम इसको संजीत करना चाह रहे हैं, तो इसके हम कमांड के थ्रू ही इस चीज़ को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे लिखेंगे तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें हर एक चीज़ को कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अपडेट, ठीक है, अपडेट, और फिर यहाँ पे टेबल का नाम, सेट मीन्स सेट कर दो नाम को, जो भी चेंज नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे। वेयर, जिसकी आईडी 10 है, जिसकी आईडी 10 है उसके नाम को संजीत कर दो, जो चेंज जहाँ जो भी चेंज करना है उस चेंज वाले नाम को लिखेंगे। और कौन से टेबल में, तो पर्सन टेबल में, जो भी टेबल का नाम गिवन क्वेश्चन में आपका गिवन होता है। तो क्लियर हो गया, ये चीज़ें बहुत ईजी है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए एक टेबल बनाया है मैंने, और इसमें कुछ क्वेरीज है, एसक्यूएल क्वेरी टू क्रिएट सेलर टेबल। कैसे हम करेंगे, पहले आप इसे देखने से पहले आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार, फिर उसके बाद इस क्वेरी से मैच कीजिए कि क्या आपने जो लिखा है आपका ये क्वेरी सही है या नहीं है। ऊपर जैसे हमने ऊपर क्रिएट करा वैसे इसमें भी होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो इसे, ये मैंने लिख दिया है। यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए सेलेक्ट स्टार हो गया,
राइट ए क्वेरी टू ऐड के लिए हम इंसर्ट इनटू, और फिर वैल्यूज भी जरूरी होता है, ये वैल्यूज कीवर्ड इसके साथ ही आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अपडेट में ये हमने लिख दिया अपडेट सेलर। क्लियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ रहा है बेटा कि नल वैल्यू, एसक्यूएल में नल वैल्यू या नॉट नल का क्या मतलब है। इससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, क्रिएट टेबल, आपने जहाँ पे क्रिएट टेबल लिखा, प्राइमरी की, अगर किसी भी फील्ड को प्राइमरी की बनाना है तो हमें सिंपल सा जो भी, अगर मान लो जस्ट फॉर इमेजिन वेंडर आईडी को हम प्राइमरी की बना रहे हैं, तो वेंडर आईडी लिखा, इसका डेटा टाइप दिया, और फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्राइमरी की। इट मीन्स कि ये वाला फील्ड मेरा प्राइमरी की बन जाएगा। और फिर मैंने क्या लिखा, नॉट नल। इट मीन्स कि इसमें कभी भी जो भी यूज़र है वो ब्लैंक इसकी वैल्यू को, किसी भी फील्ड की इस फील्ड में किसी वैल्यू को ब्लैंक नहीं छोड़ेगा, हर एक में एंट्री उसको मैंडेटरी है करना। तो नॉट नल का यही मतलब होता है कि नॉट नल, इट मीन्स कि उस फील्ड को, उसमें उसको एंट्री करनी ही करनी है। क्लियर हो गया। तो यही होता है, नल का मतलब होता है कि वो ब्लैंक छोड़ सकता है, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हमने नॉट नल लिख दिया तो उस फील्ड में हमें कोई ना कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ। ये कस्टमर टेबल है, इसमें आईडी है, इंटीजर डेटा टाइप है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट नल। इट मीन्स कि हम आईडी को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसमें हमें कोई ना कोई वैल्यू जब हम डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो हमें कोई ना कोई वैल्यू डालनी ही पड़ेगी। सेम नेम के साथ है, और ऐसा ही हम एज के साथ भी नॉट नल डिफाइन कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमें ये इनमें मैंडेटरी है, कोई ना कोई वैल्यू हमें डालनी ही होगी इसके डेटा टाइप से मैच करता हुआ। अब यहाँ पे हम एड्रेस में, एड्रेस है आपका, सैलरी है, तो इस फील्ड में नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे भी देखो एक चीज़ और, प्राइमरी की को आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि आप उसी लाइन में ऐसे कॉमा करके लिख सकते हो, ऐसे यहाँ पे प्राइमरी की नॉट नल, तो ऐसे भी आपका सही है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ आपका, ये 3 में मैंडेटरी है। जब आप इस टेबल को देखोगे, यहाँ पे मैं टेबल को नीचे कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे जब हम इस टेबल को देखते हैं तो देखो यहाँ पे सारे जितने भी फील्ड्स हैं सब में वैल्यूज़ है, बट सैलरी वाले में इस दो लास्ट जो दो हैं उसमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि जब हम एंट्री करें तो इसमें हम एंट्री ना करें, कुछ भी एंट्री ना करें। लेकिन अगर हम नॉट नल डिफाइन कर देते तब ये इसमें विदाउट एंट्री ये आगे हमें बढ़ने ही नहीं देता, इसमें मैंडेटरी हो जाता, तब हमें कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें डालना ही पड़ता। तो नॉट नल का यही मीनिंग होता है। आई थिंक आपका सफिशियंट है इतना, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका डीबीएमएस पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अभी